हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस को पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उससे पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से वीडियो को देखना शुरू करें, यदि आप रियल मायने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। दूसरी बात, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोनाउन के पार्ट्स को याद करने के लिए मैंने एक लॉजिक दिया था। वो क्या था? बोलिए, प्राइड रीड। बोलो क्या था? प्राइड रीड। प्राइड रीड। प्राइड रीड में भाई पी क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई इंडेफिनिट प्रोनाउन, डी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ई एम्फैटिक प्रोनाउन, आर रिलेटिव प्रोनाउन, आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जिनमें से हम लोग ये 7 को पढ़ चुके हैं। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फैटिक, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, इसका नाम क्या दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने क्या बताया था कि प्रोनाउन 2 शब्दों से जुड़ के बना है। प्रो प्लस नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन के बदले में। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन के बदले में। और इसका नाम क्या दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव 2 शब्दों से जुड़ के बना है। डिस्ट्रीब्यूट प्लस इव। डिस्ट्रीब्यूट प्लस इव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना या बट जाना, और इव का मतलब वाला। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? बांटने वाला या बटने वाला। बांटने वाला या बटने वाला। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझते हैं। वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट बांट कर दर्शाते हैं, उसी को क्या कहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट बांट कर दिखाने का काम करे, उसी को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मेरे भाई, यहाँ पे आपको बांटने का अर्थ समझ में नहीं आया होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मैं आपको, मान लिया जाए मैंने आपको टॉफी दिया और बंदा एक बैठा है। अब मैं बोलूँ बांट दो, तो आप बांट पाएंगे क्या? अगर एक बंदा है तो मैं क्या बोलूंगा? भाई उसे टॉफी दे दो, मोहन को टॉफी दे दो, राजू को टॉफी दे दो, मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन मान लिया जाए मैंने आपको बहुत सारा टॉफी दिया और बंदे हैं 10। अब मैं कहूं आप उनको बांट दो, तो बांटने का काम केवल अकेले किया जा सकता है, केवल एक के बीच किया जा सकता है कि एक से अधिक के बीच। किसी चीज को बांटने के लिए जरूरत एक लोगों का है कि एक से अधिक लोगों का है। जब तक एक से अधिक लोग नहीं होगा तब तक आप उस चीज को बांट नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग सदैव एक से अधिक के लिए किया जाएगा। वो कैसे? आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 4 बच्चा बैठा हुआ है। राम, मोहन, सोहन और राजू। ये 4 बच्चा बैठा है। तो मेरे भाई, इस क्लास के अंदर चारों बंदा को दिखाने का 2 तरीका हो सकता है। एक कि इन चारों बंदा को हम एक साथ मिलाकर बोले, या फिर इन चारों बंदा को हम अलग अलग करके बोले। जैसे अगर मैं एक साथ मिलाकर बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सब ईमानदार है। इसका मतलब राजू, मोहन, सोहन और राम चारों ईमानदार हैं। लेकिन मैं बोलूं कि इस क्लास में बैठा प्रत्येक के पास एक मोबाइल है। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? उस क्लास में बैठा प्रत्येक के पास एक मोबाइल है का मतलब क्या हुआ? राम, मोहन, सोहन, राजू मिलाकर एक मोबाइल है कि राम के पास अपना मोबाइल है, मोहन के पास अपना मोबाइल है, सोहन के पास अपना मोबाइल है और राजू के पास अपना मोबाइल। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास में बैठा प्रत्येक के पास एक मोबाइल है। इसका मतलब क्या है? कि राम के पास अपना अलग मोबाइल है, मोहन के पास अपना अलग मोबाइल है, सोहन के पास अपना अलग मोबाइल है और राजू के पास अपना अलग मोबाइल है कि नहीं? अब जरा सोचो तो, यहां जो मैंने बोला प्रत्येक, तो क्या इनमें से किसी का नाम प्रत्येक है क्या?
प्रत्येक नाम है कि नाम के बदले में आने वाला वर्ड है। तो आप बोलेंगे नाम के बदले में आने वाला वर्ड है, तो नाम के बदले में आया तो बोलो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। लेकिन जरा सोचो तो ये जो प्रत्येक वर्ड है ये चारों को क्या किया, अलग अलग कर दिया है कि नहीं, अलग अलग कर दिया। तो यही काम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, वो वर्ड जो नाउन के बदले में आए और उन्हें बांट बांट कर दिखाए, उन्हीं को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आई बात। तो यहाँ जो प्रत्येक वर्ड है वो क्या किया, राम को अलग कर दिया, सोहन को अलग कर दिया, राजू को अलग कर दिया और मोहन को अलग कर दिया। दूसरी बात आगे हम लोग समझते हैं मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यानी बांटने का काम जनरली 4 वर्ड करते हैं। बोलो कितने वर्ड करते हैं, 4। वो पहला है ईच, बोलो क्या है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ईदर और नीदर। आप आइदर नाइदर भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन कौन वर्ड करते हैं, 4, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब जरा सोचो तो ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर जो वर्ड देख रहे हैं ना मेरे भाई, वो क्या काम करता है, किसी समूह के सदस्यों को बांट बांट कर दिखाने का काम करता है। तो जब बांट देंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब जब अलग हो गया तो ये कितना है मेरे भाई, 1, ये भी कितना, 1, ये भी कितना, 1, ये भी कितना, 1। अब बोलो जब 1 1 1 1 हो गया तो ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है। कहने का मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं वो एक से अधिक के लिए तो आते हैं लेकिन अलग अलग करके दर्शाते हैं। यही कारण है ये सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करता है, सिंगुलर की तरह। अब बोलो जब ये सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा तो अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बता रखा है, सिंगुलर वर्ब लेगा। कहने का मतलब ईच, एवरी, ईदर, नीदर अपने साथ सदैव कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। बोलो ईच आर होगा कि ईच इज, ईच इज होगा। ईच वेयर की ईच वाज, ईच वाज होगा। ईच हैव की ईच हैज, तो हैज होगा। समझ में आई बात। आगे समझते हैं हम लोग। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम करेंगे, कभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा मेरे भाई, ईच, ईच, ईदर, नीदर। मैं एवरी नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ईच, ईदर, नीदर सेंटेंस में 2 काम करते हैं। कितने काम, 2 काम। एक काम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का और एक काम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का। मैं फिर से बोल रहा हूं, ईच, ईदर, नीदर सेंटेंस में कितने काम करते हैं, 2 काम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का। अब दिक्कत इस बात से है कि सर पता कैसे चलेगा कि कब ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कब ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर ईच, ईदर, नीदर के बाद कोई नाउन आए, ईच, ईदर, नीदर के बाद कोई नाउन आए तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ईच, ईदर, नीदर के बाद नाउन ना आए तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ईच, ईदर, नीदर, मैं एवरी नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ईच, ईदर, नीदर के बाद कोई नाउन आए तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ईच, ईदर, नीदर के बाद नाउन ना आए तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए 2 एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जब मैं लिखूं ईच बॉय इज हैप्पी और मैं लिखूं ईच इज हैप्पी। आप पहले बता दीजिए इन दोनों सेंटेंस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कौन सा शब्द दिखाई दे रहा। तो आप बोलेंगे सर ईच दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस में ईच अलग काम कर रहा है। एक जगह वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एक जगह वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। पता कैसे चलेगा, नाउन आए तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव,
और नाउन ना आए तो क्या बनेगा, प्रोनाउन। जरा देखो तो ईच के बाद बॉय क्या है सर, नाउन। तो बोलो ये क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहां देखो ईच के बाद कोई नाउन आया है क्या, नहीं, तो ये क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मेरे समझ से आप इसे पहचान लीजिएगा। अब आइए आगे की चीजों को समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि ईच, इधर, नीदर सेंटेंस में दो काम करेंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का। नाउन आए तो एडजेक्टिव, नाउन ना आए तो प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो एवरेज देख रहे हैं ना, वो केवल केवल एडजेक्टिव बनता है। एवरी केवल केवल क्या बनता है, एडजेक्टिव। एवरी को आप प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बता दो, जब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद कोई नाउन का आना जरूरी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप समझने की कोशिश करें। मान लिया जब मैं लिखूं एवरी इज हैप्पी, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, शायद उसी का लॉजिक यहां पे काम देगा। आइए देखिए, एवरी इज हैप्पी। मेरे भाई पहले आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बोलिए बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको एक लॉजिक दिया था कि ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, वर्ब तो आ गया। और क्या बोला था, ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो आप इस एवरी को इस इज वर्ब का क्या बनाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का अधिकार रियलिटी में किसको है, नाउन या प्रोनाउन को। सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, नाउन या प्रोनाउन को। अब जरा आप देखिए तो क्या एवरी नाउन है, क्या एवरी प्रोनाउन है, नहीं है। एवरी रियलिटी में क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या आप एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो अब इसे सही कैसे करेंगे सर, ये भी दिक्कत है। एवरी इज हैप्पी लिखना गलत है। क्यों गलती है, क्योंकि एवरी एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनने का अधिकार नहीं है। तो भाई करना क्या पड़ेगा, या तो इसको इसके बाद कोई नाउन लगाना पड़ेगा तो ये सही हो जाएगा, या फिर एवरी से बनने वाला कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। एवरी से बनने वाला कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। मैंने आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था ना, वन बड़ी थिंग से अंत होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ऐसा पढ़ाया था ना, वो सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब जरा समझिए, मान लिया जाए मैं यहां एवरी को हटा के लिख दिया एवरी बॉय इज हैप्पी। मैं क्या लिख दिया, एवरी बॉय इज हैप्पी। तो अब बोलो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट, इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, बॉय। बॉय क्या है सर, नाउन। नाउन को तो सब्जेक्ट बनने का अधिकार है। अभी तो मैंने बोला नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया, तब ये सही है। एवरी बॉय इज हैप्पी, एवरी गर्ल इज हैप्पी। क्यों, क्योंकि अब एवरी क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। समझ में आ रही है बात। या फिर एवरी से बनने वाला कोई प्रोनाउन लगाइए जो इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम करता है। एवरी वन इज हैप्पी, ये भी सही है। एवरी बडी इज हैप्पी, ये भी सही है। समझ में आ रही है बात। कहने का मतलब क्या है कि ईच, इधर, नीदर दो काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बनने का और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बनने का। लेकिन एवरी केवल केवल एडजेक्टिव के रूप में आएगा, अतः इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है तो एवरी के बाद कोई नाउन लगाना पड़ेगा, या फिर एवरी से बनने वाला कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। चलिए अब आगे समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि ये ईच, एवरी, इधर, नीदर बांट बांट कर दर्शाते हैं। तो बांटने के बाद कैसा मिलता है, सिंगुलर। तो बोलो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। मेरे भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करें। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। आइए कुछ एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। मान लिया जब मैं लिखूं ईच, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडियन इन माई क्लास। मैंने ऑप्शन दिया इज ऑब्लिक आर।
आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है। आइए समझते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर किसी समूह के सदस्यों को बांट बांट कर दिखाने का काम करे उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इंग्लिश ग्रामर में 4 वर्ड करते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। आगे मैंने क्या बताया? ईच, ईदर, नीदर 2 काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का। अगर नाउन आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और नाउन ना आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जबकि एवरी केवल क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरी बात, अभी मैंने क्या बोला? ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर आते तो एक से अधिक के लिए हैं, लेकिन वो बांट बांट कर दर्शाते हैं और बांटने के बाद कैसा मिलता है? सिंगुलर। यही कारण है कि अपने साथ कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब। तो अब बोलो ईच के साथ कैसा वर्ब आएगा भाई? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब तो आर लेगा कि इज? बोलो क्या लेगा? इज। तो आंसर क्या होगा? ईच इज इंडियन इन माई क्लास। अब यहाँ पे देखो, ईच इज इंडियन इन माई क्लास, तो अभी तो मैंने बोला था कि ईच 2 काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी। क्या ईच के बाद नाउन आया है? नहीं आया, तो यहाँ पे ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। समझ में आई बात? मैं इसी को आगे बढ़ा के लिखता हूं। मान लिया जब मैं लिखूं ईच fill in the blanks boy is Indian in my class। मैंने फिर से ऑप्शन दिया is ऑब्लिक आर, सॉरी बॉय ऑब्लिक बॉयज। अब जरा सोचो तो मेरे भाई, ईच fill in the blanks is Indian in my class, तो फिर वही बात, जरा सोचो ईच, एवरी, इधर नीदर करता क्या है? आता है एक से अधिक के लिए है, लेकिन अलग अलग करके दिखाता है। अलग अलग करने के बाद कैसा मिलेगा? सिंगुलर। तो नाउन भी कैसा लेगा? सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो बोलो इसके बाद अगर नाउन लगा देंगे तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। कहने का मतलब नाउन भी लगाना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। बस अंतर यही रहेगा, अगर नाउन आएगा तो ये बनेगा एडजेक्टिव और नाउन नहीं आएगा तो ये बनेगा प्रोनाउन। जैसा कि यहाँ पे देखो, ईच फिल इन द ब्लैंक्स इज इंडियन, अभी हमें जरूरत है नाउन का, तो बोलो ईच बांटने का काम करेगा, सिंगुलर आएगा तो नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन बॉयज है या बॉय? तो सर बॉय, यानी आंसर यहाँ क्या होगा? बॉय। ईच बॉय इज इंडियन इन माई क्लास। फिर वही बात, अब जरा सोचो तो इस इज वर्ब का बॉय क्या बनेगा? सब्जेक्ट। रियलिटी में नाउन, नाउन तो सब्जेक्ट बनता है, सही है, तो बॉय के पहले ईच आया तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव, लेकिन ये क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात? मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जब मैं लिखूं नीदर fill in the blanks playing cricket, ऑप्शन वाज ऑब्लिक वेयर। मैं एक और लिख देता हूं एग्जाम्पल, नीदर fill in the blanks was playing cricket। मैंने ऑप्शन दिया बॉय ऑब्लिक बॉयज। यहां पे समझना, ईच और एवरी का मतलब है प्रत्येक, और ईदर का मतलब कोई एक, और नीदर का मतलब कोई नहीं। ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक, ईदर का मतलब कोई एक, और नीदर का मतलब कोई नहीं। जरा यहां देखिए, नीदर फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट, तो नीदर कैसा है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव है, बांट बांट कर दर्शाएगा, तो सिंगुलर होगा तो नाउन भी कैसा लेगा? सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। आपको जरूरत किसकी है? वर्ब की, तो बोलो सिंगुलर वर्ब वेयर है या वाज? तो आंसर क्या होगा? वाज। यहाँ आंसर हो गया नीदर वाज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यहाँ देखो तो नीदर फिल इन द ब्लैंक्स वाज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ चाहिए नाउन, तो फिर नाउन भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर बॉयज है या बॉय? तो बॉय।
तो यहाँ आंसर क्या होगा, नीदर बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अंतर है थोड़ा सा, यहाँ नीदर क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, और यहाँ नीदर क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि नीदर के बाद कोई नाउन नहीं आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ नीदर के बाद नाउन आ गया तो ये क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फाइनली बात मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अगर ईच, ईदर, नीदर एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर ईच, ईदर, नीदर प्रोनाउन का काम करेगा तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा, वर्ब लेगा केवल सिंगुलर। समझ में आई बात? मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो एवरी वाला है ना, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं एवरी वाला आपको परेशान करेगा, इसलिए एवरी को आप अच्छे से समझिए। से मैं बोलूं एवरी हैज ए मोबाइल, एवरी हैज ए मोबाइल, तो मेरे भाई यहाँ हैज क्या बनेगा, मेन वर्ब। बोलो है क्या भाई, मोबाइल, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बताओ ऐसी कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब ना आए, तो वर्ब तो आ गया, लेकिन ऐसी कोई वर्ब है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए, तो ये एवरी को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। क्या एवरी नाउन है, नहीं है। क्या एवरी प्रोनाउन है, नहीं है। यानी हम ये सब्जेक्ट जो बनाए हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी एक क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनने का अधिकार नहीं होता है। तो फिर मैं क्या बोला, या तो एवरी के बाद कोई नाउन लगा दो तो सही हो जाएगा। एवरी बॉय हैज ए मोबाइल, एवरी गर्ल हैज ए मोबाइल। अच्छा, गर्ल और बॉय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वर्ड है, तो नाउन भी सिंगुलर लेगा ना। एवरी बॉयज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, एवरी बॉय। एवरी गर्ल्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, एवरी गर्ल। एवरी टेबल्स लिखेंगे गलत है, क्या लिखना पड़ेगा, एवरी टेबल। समझ में आ रही है बात? तो एवरी बॉय हैज ए मोबाइल लगाओ, सही है। एवरी गर्ल हैज ए मोबाइल लगाओ, सही है। क्यों? क्योंकि अब ये बन जाएगा एडजेक्टिव, है कि नहीं। जैसे अब बोले एवरी बॉय, एवरी बॉय हैज ए मोबाइल, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, बॉय। बॉय रियलिटी में क्या है, नाउन, तो नाउन तो सब्जेक्ट बनता है, सही है। तो ये बॉय के पहले आया तो एवरी क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी मैंने बोला एक तो आप ऐसा सही कर सकते हो, अगर आपको नाउन लगाने का मन नहीं है कि सर हम नाउन नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर एवरी से बनने वाला कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। एवरी वन हैज ए मोबाइल, एवरीबॉडी हैज ए मोबाइल। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर पारस्परिक संबंध या क्रिया को दर्शाते हैं, वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर पारस्परिक संबंध या पारस्परिक क्रिया को दर्शाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पारस्परिक संबंध समझते हैं ना, जैसा संबंध मेरा आपसे है वैसा ही संबंध आपका हमसे है, उसी को कहते हैं पारस्परिक संबंध। जैसे मैं बोलूं, जैसे तुमने मुझे, जैसे मैंने किसी को एक झापड़ मारा तो उसने भी मुझे एक झापड़ मार दिया, तो ये पारस्परिक लड़ाई हो गई, है कि नहीं। तुमने मेरा मदद किया तो मैंने भी तुम्हारा मदद किया, तो ये पारस्परिक मदद हो गया, है कि नहीं। तो मेरे भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर दो वर्ड आते हैं, एक है ईच अदर, ईच अदर, और एक है वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर कितने वर्ड आते हैं, दो वर्ड, एक है ईच अदर और दूसरा क्या है, वन अनदर। अब दिक्कत क्या है कि कब ईच अदर आएगा और कब वन अनदर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दो के बीच पारस्परिक संबंध दर्शाना हो तो आप लगाएंगे ईच अदर। दो के बीच पारस्परिक संबंध या क्रिया को दर्शाना है तो क्या लगाएंगे, ईच अदर। और दो से अधिक लोगों के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाना हो तो आप लगाएंगे वन अनदर। जैसे मैं बोलूं राम और श्याम एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है,
राम और श्याम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा, तो भाई कितने बंदे हैं? 2। तो बोलो क्या लगाना पड़ेगा? ईच अदर। अब मैं बोलूं राम श्याम मोहन और सोहन एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा, तो भाई बंदे कितने हो गए? 4। तो अब क्या लगाना पड़ेगा? वन अनदर। जैसे मैं बोलूं 2 भाई अपने बाप की संपत्ति के लिए लड़ रहा है, तो कितने भाई? 2। तो 2 के लिए क्या लगाना है? ईच अदर। अब मैं बोलूं 5 भाई अपने बाप की संपत्ति के लिए लड़ रहा है, तो कितने भाई? 5। तो बोलो क्या लगाना पड़ेगा? वन अनदर। 2 के बीच पारस्परिक संबंध या क्रिया को दर्शाने के लिए ईच अदर। 2 से अधिक के बीच पारस्परिक संबंध या क्रिया को दर्शाना हो तो वन अनदर। यानी पारस्परिक संबंध या क्रिया को दर्शाने के लिए जो वर्ड आएगा उसी को क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो दोनों वर्ड कौन है? ईच अदर और वन अनदर। आइए 2 एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जब मैंने लिखा राम एंड श्याम आर फाइटिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है ईच अदर, ईच अदर और वन अनदर। मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं। राम श्याम एंड मोहन आर फाइटिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन यही है ईच अदर और है वन अनदर। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ईच अदर के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है, मतलब स्पेस रहेगा। वन अनदर के बीच भी स्पेस रहेगा, ठीक है। अब बताओ राम और श्याम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा है, कितने बंदे हो गए भाई? 2। तो आंसर क्या होगा? ईच अदर। राम श्याम और मोहन कितने हो गए? 3, यानी 2 से ज्यादा। तो बोलो क्या लगाएंगे? वन अनदर। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कैसे जान गए आपकी ईच अदर यहाँ पे प्रोनाउन है और वन अनदर प्रोनाउन है? आप समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए मैं यहाँ पे भर देता हूं, आपका आंसर क्या है? ईच अदर, ईच अदर। आपको मैंने ब्रेक करने सिखाया था ना सर, आप ब्रेक कर दीजिए। बोलो फाइटिंग क्या है सर? वर्ब। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? राम एंड श्याम हो जाएगा ना। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये है 1 और सब्जेक्ट 2 है ये दोनों को एंड जोड़ा है, जो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप क्या मान ले? राम एंड श्याम। अब बोलो ये विथ क्या है सर? प्रीपोजिशन। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी ये प्रीपोजिशन, तो ये क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार या तो नाउन को है या तो प्रोनाउन को है। क्या ईच अदर किसी का नाम है सर? नहीं है, तो ये नाउन नहीं है। इसका मतलब नाउन के बदले में आने वाला वर्ड है। तो बोलो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए। आज थोड़ा सा गला में खराश था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आगे हम लोग एडजेक्टिव की क्लास को देखेंगे। धन्यवाद।